डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। औद्योगिक विकास के लिए सीएम योगी की पहल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में औद्योगिक विकास को रोजगार से सीधे जोड़ने के उद्देश्य से सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन के लिए सभी जनपदों में उपयुक्त भूमि शीघ्र चिन्हित करने के दिए निर्देश। मैनपुरी पहुंचे राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा, फूलपुर में हुए डबल मर्डर में आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। वहीं समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा सपा शासन में गुंडे माफिया का बोलबाला था। समाजवादी पार्टी में किशोरियों नहीं थी सुरक्षित। शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। शिवपाल ने कहा, बीजेपी झूठ बोलने वालों की पार्टी, झूठ के दम पर बनाई सरकार। यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त। शिवपाल का आरोप, बजट केवल बड़े उद्योगपतियों के लिए, मध्यम एवं गरीब लोगों के लिए बजट नहीं है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में औद्योगिक विकास को रोजगार से सीधे जोड़ने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर घोषित सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन के लिए सभी जनपदों में उपयुक्त भूमि शीघ्र चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को इस संबंध में हुई महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नीति का लक्ष्य ऐसा सक्षम वातावरण तैयार करना है जहां युवाओं को कौशल विकास, रोजगार और उद्यमिता के अवसर एक ही परिसर में सुलभ हों। उन्होंने निर्देश दिए कि इस महत्वाकांक्षी योजना को स्थानीय आवश्यकताओं और क्षेत्र संभावनाओं के अनुरूप प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जोन उद्योग, कौशल विकास, रोजगार, स्वरोजगार तथा उद्योग सहायता से जुड़े विभागों और सुविधाओं को एकीकृत रूप से उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने एमएसएमई, सेवा आधारित उद्योगों और नवाचार से जुड़े क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए प्लग एंड प्ले यूनिट और फ्लैटेड फैक्ट्री जैसे आधुनिक सुविधाओं के विकास पर विशेष जोर दिया, जिससे उद्यमियों को प्रारंभ से ही आवश्यक अवसंरचना उपलब्ध हो सके। बैठक में अवगत कराया गया कि इस योजना के अंतर्गत कॉमन फैसिलिटी सेंटर, टेस्टिंग फैसिलिटी, डिस्प्ले एवं डिजाइन सेंटर, टूल रूम, ईटीपी, सीईटीपी, प्लग एंड प्ले यूनिट तथा फ्लैटेड फैक्ट्री की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके साथ ही युवाओं के कौशल उन्नयन हेतु उद्यमिता प्रशिक्षण, मेंटरिंग, विभिन्न ऋण योजनाओं की जानकारी तथा हैंड होल्डिंग की व्यवस्था भी इसी परिसर से की जाएगी। बैठक में यह भी बताया गया कि योजना को चरणबद्ध रूप से प्रदेश के सभी जनपदों में लागू किए जाने का प्रस्ताव है। प्रत्येक जनपद में न्यूनतम 50 एकड़ क्षेत्रफल में एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन विकसित किए जाएंगे। प्रस्तावित जोन के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र, फ्लैटेड फैक्ट्री, वाणिज्यिक क्षेत्र, सड़क, कॉमन फैसिलिटी, सर्विस सेक्टर, ग्रीन एरिया और कार्यालय स्पेस का संतुलित लेआउट तैयार किया गया है। इसके साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना भी प्रस्तावित है, जिसमें प्रशिक्षण हॉल, कॉन्फ्रेंस रूम, एक्सटेंशन काउंटर और उद्योग सहायता से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि ऑपरेशनल मॉडल के अंतर्गत स्वरोजगार एवं उद्यमिता प्रशिक्षण, कौशल विकास, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप तथा संबंधित उद्योगों में वेतन आधारित रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और उद्यमिता का एक सशक्त केंद्र बनेगा। उन्होंने निर्देश दिए कि संभावित स्थलों की शीघ्र पहचान कर परियोजना के क्रियान्वयन को गति दी जाए, ताकि ये पहल प्रदेश में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन का एक प्रभावी मॉडल बन सके। लखनऊ में आयोजित जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्कूल में दाखिल की आस लगाए बैठे एक बच्ची के बीच बातचीत गई। मुख्यमंत्री द्वारा बच्ची से सीधे संवाद करना और तुरंत अधिकारियों को एडमिशन सुनिश्चित करने का निर्देश देना ये दर्शाता है कि सरकार शिक्षा को केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रखना चाहती। ये संदेश जताता है कि शिक्षा तक पहुंच सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है, खासकर उन बच्चों के लिए जो सामाजिक या आर्थिक कारणों से पीछे रह जाते हैं।
जनता दर्शन लंबे समय से योगी सरकार की एक प्रमुख प्रशासनिक पहल रही है। इस घटना ने ये दिखाया है कि ये मंच केवल शिकायत दर्ज करने का औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि मानवीय हस्तक्षेप और त्वरित निर्णय का जरिया भी बन सकता है। मैनपुरी पहुंचे राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति मेधावी छात्र छात्राओं को उन्होंने सम्मानित किया। उन्होंने पेश हुए बजट को गरीब एवं मध्यम वर्ग के लिए लाभकारी बताया। फूलापुर में हुए डबल मर्डर को लेकर राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि आरोपी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे, कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने दावा किया कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में गुंडे माफिया का बोलबाला था, किशोरियां सुरक्षित नहीं थी, आज सभी लोग सुरक्षित हैं। जब जब बजट पेश हुआ विपक्ष इसी तरह का आरोप लगाता है। बजट में जनहित का ध्यान रखा गया है, किसानों का, व्यापारियों का, युवाओं का, मार्क्सवादी का, सभी का ध्यान रखा गया है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं कह सकता हूँ, बहुत ही देश की जनता के प्रति बहुत गंभीर रहते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर विचार करते हैं, तब जा कर के नीतियाँ योजना बनाते हैं। आप देख लीजिए कि जी राम जी की मैं चर्चा करूँ तो जी राम जी में पहले मनरेगा में 100 दिन का काम मिलता था, उसको बढ़ा करके 125 दिन किया। अगर समय से पैसा नहीं मिलेगा तो ब्याज सहित पैसा मिलेगा हमारे श्रमिक का। काम नहीं मिलेगा तो उसे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। और गांव के ही लोग, गांव में आप विकास की आवश्यकता क्या है, उन आवश्यकताओं को गांव के ही लोग तय करेंगे और गांव में ही विकास होगा। केंद्रीय बजट और विदेश नीति को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ये बजट आम जनता के लिए नहीं है, बल्कि बीजेपी के अदृश्य मित्रों के फायदे के लिए तैयार किया गया है। साथ ही उन्होंने भारत की विदेश नीति की दिशा पर भी सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के बहुत सारे ऐसे अदृश्य मित्र हैं जिन्हें नीतियों और फैसलों के से लगातार लाभ मिलता रहा है। उनके मुताबिक मौजूदा बजट भी उन्हीं चुनिंदा लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जबकि आम आदमी की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। के कॉरिडोर बनाने के नाम पर, लेकिन उसकी उपलब्धि क्या है? वहां कितना काम शुरू हो गया बुंदेलखंड में? जो पहले से बने हुए डिफेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर थे, वो जिसको दिया हो, वो किसको दिया, वो बीजेपी जानती है। और बीजेपी के बहुत सारे अदृश्य मित्र हैं जिनको बहुत सारा लाभ मिलता है। ये बजट उन अदृश्य लोगों के लिए ज्यादा बना था। 5% लोगों के लिए बजट था। किसान जहां गन्ने पैदा करने वाला है, आलू वाला किसान है, आपका धान वाला किसान, उसके लिए क्या लाभ मिला है? क्या एमएसपी तय हो गई? हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पे कितने पे एमएसपी तय कर दी सरकार ने? बहुत से लोगों की ये मांग रही है कि मिल्क पे भी एमएसपी तय हो। क्या सरकार ने मिल्क पे एमएसपी तय की है? तो ये तमाम चीजें जब हम देखते हैं तो बजट ऐसा लगता है कि कुछ अदर्श लोगों के लिए बना है। मैनपुरी के करहल पहुंचे समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठ बोलने की पार्टी है, झूठ के दम पर सरकार बनाई गई है। यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। बजट केवल बड़े उद्योगपतियों के लिए है, मध्यम एवं गरीब लोगों के लिए बजट नहीं है। रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज अपराध हो रहे हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। सभी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी ने पूरा मन बना लिया है। देखिए, मध्यम वर्ग के लिए और यहाँ तक कि गरीब लोगों के लिए इस बजट में कहीं पर भी ध्यान नहीं दिया गया। ये बजट केवल बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए है और केवल ये भ्रष्टाचार के लिए इसमें से दिखाई दे रहा है कि ये इसमें भ्रष्टाचार होगा और बड़े बड़े पूंजीपतियों को फायदा है।
भाजपा जो है लगातार विराट हिंदू सम्मेलन कर रही है, एकजुट करने का काम कर रही है, किस तरीके से देखते हैं आप? विराट हिंदू सम्मेलन कर रही है जगह जगह, करैल में भी कई जगह हुए, मैनपुरी में भी कल हुआ। तो वो देखिए यहाँ समाज को बांटने का काम कर रही है। शबे बारात के मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय शामीना साहब की दरगाह पहुंचे और वहां चादर पोशी कर अमन और भाईचारे की दुआ मांगी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों की रक्षा और उनकी मर्यादा बनाए रखना सभी नागरिकों का कर्तव्य है। केजीएमयू मजार हटाने के नोटिस को लेकर प्रदेश में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। अजय राय ने कहा कि जब तक कांग्रेस है मजारों को कोई छू नहीं सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर मजारों की नुकसान पहुंचाया गया तो पार्टी सड़क पर उतरकर विरोध करेगी और इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। अजय राय ने सीधे योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार सिर्फ तोड़फोड़ की राजनीति कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि धार्मिक स्थलों से छेड़छाड़ किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केजीएमयू मजारों के नोटिस के बाद अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम पर टिक गई है। ये जो मखदूम शाह बाबा की मजार है, ये केजीएमसी के बनने से बहुत पहले से यहाँ पर स्थापित है और ये बहुत ही एक पवित्र स्थान है, फकीर का स्थान है और निश्चित तौर से इसकी देखभाल, इसकी रख रखाव पूरी तरीके से इसको करना चाहिए। पर आज ये जो सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार, ये पूरी तरीके से केवल और केवल तोड़ फोड़ करने पर लगी है और ये स्थापित जो स्थान है ये केजीएमसी बनने के बहुत पहले से स्थान रहा होगा और मुझे जहाँ तक जानकारी है कि इन्हीं के परिवार के लोगों ने, इन्हीं के लोगों के द्वारा ये स्थान भी दिया गया होगा। ये पूरी चीज़ें जो बसी हैं यहाँ पर, पूरा लखनऊ ही एक तरह से कहा जाए तो वो नवाब लोगों का रहा और ये जो आज मेडिकल कॉलेज चल रहा है ये निश्चित तौर से इनके आशीर्वाद, इनकी कृपा से चल रहा है। बाराबंकी जनपद के बदौसराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम खोर एतमहादपुर में मंगलवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एनआईए, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, एटीएस और स्पेशल टास्क फोर्स की संयुक्त टीम ने एक साथ दस्तक दी। जांच एजेंसियों ने ये बड़ी कार्रवाई आतंकवादी गतिविधियों के संदिग्ध इनपुट के आधार पर की है। मिली जानकारी के अनुसार टीमों ने सबसे पहले सफेदाबाद स्थित हिंद अस्पताल में दबिश दी। यहां आरोपी राम लखन की मां का ऑपरेशन हुआ था और वो वहां मौजूद था। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों ने राम लखन को अस्पताल से हिरासत में ले लिया और सीधे उसके पैतृक गांव खोर एतमहादपुर लेकर पहुंची। 3 गाड़ियों में सवार होकर आई केंद्रीय और प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर राम लखन के घर को घेर लिया। टीम अपने साथ आधुनिक मशीनों और डिटेक्टर्स को भी लाई थी, जिससे घर के कोने कोने को खंगाला गया। घंटों चली इस सघन तलाशी के दौरान घर के अंदर और आसपास मशीनों से जांच की गई। हालांकि शुरुआती जानकारी के अनुसार घर से कोई भी विस्फोटक या आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई। जैसे ही गांव के लोगों को पता चला कि आने वाली गाड़ियां एनआईए और एटीएस की हैं, पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। गांव में इस बात की चर्चा आम हो गई है कि राम लखन के तार किसी बड़े नेटवर्क या संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े हो सकते हैं। हालांकि एजेंसियां अभी इस मामले में कुछ नहीं बोली हैं। पूरे मामले पर बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने पुष्टि की है कि रेड की गई है। उन्होंने बताया कि स्थानीय पुलिस ने एजेंसियों को सहयोग प्रदान किया है, लेकिन गिरफ्तारी के मुख्य कारणों का और राम लखन की वास्तविक भूमिका के बारे में अभी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सकी है। 8 साढ़े 8 बजे आई थी। क्या मेरे घर में तलाशी लिया और कुछ मिला नहीं, बस आके तलाशी लेकर चले गए। कितनी देर तक रुके रहे थे? कम से कम आधा एक घंटा लगभग। कितने लोग थे? रहे 15-20 लोग रहे थे सर। अच्छा, तो यहाँ आया था, क्या बताया था उन्होंने? बताया कुछ नहीं थी, यही हाँ तलाशी ले, बाकी बोले कुछ नहीं। प्रयागराज के सिविल लाइन थाना में सोमवार को उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब बार काउंसिल सदस्य पद की एक महिला प्रत्याशी ने अपने विरोधी प्रत्याशी पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए आत्मदाह करने का प्रयास किया। महिला अधिवक्ता आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर महिला कोतवाली पहुंची थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार महिला का कहना था कि जब तक आरोपी प्रत्याशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता तब तक वो थाने से नहीं हटेंगे।
इसी दौरान वह हाथ में माचिस और ज्वलनशील पदार्थ लेकर थाने के भीतर बैठ गई और आत्मदाह का संकेत दिया। स्थिति उस समय गंभीर हो गई जब पुलिसकर्मियों ने महिला को आत्मदाह के लिए तैयार अवस्था में देखा। अचानक बने हालात से थाना परिसर में मौजूद पुलिसकर्मी घबरा गए। हालांकि तत्काल कार्रवाई करते हुए महिला से माचिस और ज्वलनशील पदार्थ हटवाया गया और उसे सुरक्षित तरीके से थाना परिसर में बैठा लिया गया। फिलहाल महिला सुरक्षित है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और प्राप्त तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। यूपी के गोमती नगर विस्तार के G20 रोड में एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक बिना नंबर की थार गाड़ी से पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड को गिराते हुए नजर आया। युवक ने बैरिकेड हटाने के बाद सड़क पर गाड़ी से बाहर लटककर रील बनाई और खुलेआम पुलिस को चुनौती दी। वीडियो में युवक ने गाना भी ऐसा बजाया जो उसकी दबंगई को उजागर कर रहा था। काफी देर तक उसने सड़क पर बैरिकेड हटाने और रील बनाने का सिलसिला जारी रखा, लेकिन इस दौरान वहां तैनात किसी पुलिसकर्मी की नजर नहीं पड़ी। ये घटना खास इसलिए चर्चा में है क्योंकि G20 रोड से सिग्नेचर डीजीपी मुख्यालय बिल्डिंग तक कई अधिकारी और पुलिसकर्मी नियमित रूप से गुजरते हैं। बावजूद इसके वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि पुलिस की मौजूदगी के बावजूद युवक की दबंगई पर कोई रोक नहीं लगी, जिससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां दो दबंगों ने एक दुकानदार अयान की क्रॉकरी शॉप में घुसकर उसे जमकर पीटा। अयान का कहना है कि यह झगड़ा केवल इसलिए शुरू हुआ क्योंकि दुकानदार ने खरीदी गई बोतल बदलने से इनकार किया। घटना के दौरान पूरा दृश्य दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों युवक अपनी दबंगई दिखाते हुए दुकानदार को बेरहमी से पीटते हैं। इस घटना से इलाके में आम लोगों और दुकानदारों में भय का माहौल फैल गया। अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने पुष्टि की कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र में हुई इस मारपीट की घटना की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस वीडियो की जांच कर रही है और आरोपी युवकों की तलाश कर कार्रवाई कर रही है। पीड़ित दुकानदार और अन्य दुकानदार अब सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। सिविल लाइन गुरुद्वारा रोड का है। मैं यहाँ पे दुकान पे था, दो लोग आए, जो सामान लेके गए थे कस्टमर, दूसरे लड़के से लेके गए थे सामान रात 10 बजे। जब वो सामान वापस करने के लिए आए तो 250 वाली दो बोतलें थी और उसके बदले वो 750 वाली दो बोतल लेके जाना चाह रहे थे। डबलिंग की थी कंपनी की। मैं और वो ज़बरदस्ती लेने जाना चाह रहे थे। मैंने उनके हाथ में से बोतल ली, एक बार ली तो दोबारा मैंने जब ली तो उन्होंने जाकर मुझे धक्का देके मुझे पीछे को घुसेड़ दिया। फिर मैं दोबारा दूसरे गेट में से निकलता हुआ आया मैं, तो उन्होंने मुझे बहुत मारा। 2 दिवस पूर्व एक थाना सिविल लाइन में एक दुकान में सामान वापस करने को लेकर के आपस में मारपीट हुई थी। इसका वीडियो सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है। इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और आरोपित व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।